नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। डेली की तरह दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। देखिए, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इस लाइनों में आपको यही बताने की कोशिश की गई है, जो सफलता के लिए आपने अपनों से, अपने माता पिता से और अपने आप से खुद के लिए जो सपने देखे हैं, उन सपने को पूरा करने का पूरा उत्तरदायित्व तो आपका है और यकीन मानिए और कि आप उसको पूरा करके ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग देखें आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है, वहां से प्रश्न बने हैं। तो आइए हम लोग विकल्प देखते हैं। पहला आपका असम है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा ये तो पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हम बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को देख ले जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सबसे पहले इसका प्रस्ताव 1968 ईस्वी में आया था। लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रूप जो लिया वो 1986 ईस्वी में इसने शिक्षा नीति का रूप लिया। और इसमें जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आया तो उसी बीच में कुछ घटनाओं को और आपको इंटरकनेक्ट करके देखना है। जैसे राज व्यवस्था के पोर्शन में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में शिक्षा की बात की गई। अब यहां से भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में शिक्षा की बात की गई थी। अब इसी आधार पे अगर हम देखें तो पहले जो आपका राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपसे यहां से भी प्रश्न बना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आपका आंसर होना चाहिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़े गए। और कितना जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और ये भाग यहां जो बना, जो जोड़ा गया, भाग 4 का और इसका नाम मूल कर्तव्य रखा गया। साथ ही साथ यहीं पे देखें आप तो यहीं से 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 86वां संविधान संशोधन सन 2002 किया गया, जिसमें अनुच्छेद 21 को शिक्षा का अधिकार के रूप में, मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। और जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अनुच्छेद 45 था, इसका विषय वस्तु बदला गया। विषय वस्तु बदलने का आशय यह है कि अब अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 6 वर्ष से कम बच्चों का जो शिक्षा का व्यवस्था है वो राज्य करेगा। और मूल कर्तव्य के रूप में 51
अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया और इसको राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार का दिया गया। अब इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई। तो यहां हमको ये जानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1986 में और कुछ समय बाद जो भाग 4 के राज्य निर्देशक तत्व में शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में किया गया था और जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, उस दौरान 10 मूल कर्तव्य जुड़े थे तो उनको भाग 4 का के रूप में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का ए। और अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो हो गई दोस्तों ये 11 हो गई और यही 21 का जो है इसी को शिक्षा का अधिकार के नाम से जाना गया। अब यहां से प्रश्न ये भी पूछा गया है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं, तो सोवियत संघ से लिए गए। ये सारे प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आइए अपने प्रश्न पे देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आपका प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल ने 10 सदस्यों का गठन किया, तो पहली बार संशोधन भी किया गया। 34 वर्ष के बाद 29 जुलाई 2020 को पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया और यह प्रश्न विगत वर्ष 2020 में बीईओ की परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने वर्षों बाद संशोधन किया गया, तो वहां आंसर था 34 वर्ष। अब यहां एक बात और भी ध्यान रख लीजिए कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है इसके किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो के कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। यही पश्चिम बंगाल से गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसको कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से प्रमाणन निकायों के रूप में मान्यता दिया गया है। यहां बात हो रही है कौन सी एजेंसी है जिसको कुछ विद्युत उपकरणों को राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से प्रमाणन के रूप में मान्यता मिला है, तो आपका पहला विकल्प दिया गया है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, दूसरा दिया गया है टाटा अनुसंधान, तीसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा दिया गया है आपका एनटीपीसी। तो यहां विकल्प नंबर ए सही होगा। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से इनको संस्तुति मिली है कि ये कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करेंगे। आइए देखिए, यहां कल जो लाइव क्लास आपका था उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। जैसे यहां दिया गया है ये संत का नाम है और इनसे संबंधित संप्रदाय को आपको जानना है। नामदेव जो थे वो बरकरी संप्रदाय और रामदास जो थे ये धरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। श्री वैष्णव के रामानुज और आजीवक संप्रदाय के मक्खल गोसाल थे। साथ ही साथ पशुपत संप्रदाय के लकुलीस और लिंगायत संप्रदाय के वासव थे। दोस्तों एक बार पुनः इसको देख लीजिए। नामदेव जो थे ये आपके बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे, रामदास धरकरी संप्रदाय के, और श्री वैष्णव जो हैं ये रामानुज के द्वारा श्री वैष्णव संप्रदाय का स्थापना किया गया था, आजीवक मक्खल गोसाल के द्वारा, और पशुपत जो है ये लकुलेश के द्वारा और लिंगायत वासव के द्वारा संस्थापना की गई थी। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो देखेंगे विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे।
आइए अगला देखें। हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो यहां पहला दिया गया है विश्वविद्यालय सुल्तान जैनल आबदीन, दूसरा दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट, और तीसरा दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, और चौथा दिया गया है IIT मद्रास। तो यहां विकल्प नंबर सी सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस। तो यहां बात हो रही है दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय का। तो अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने दोस्तों देखा है कि जर्मन भाषा की शिक्षा के लिए किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो भी दिल्ली सरकार ने ही किया है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस है, ये कहां का है? तो ये मलेशिया का है, मलेशिया का है। और मलेशिया की राजधानी जो है दोस्तों वो कुआलालंपुर है। साथ ही साथ हाबी हब योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? तो हाबी हब योजना का प्रारंभ भी दिल्ली में किया गया है। इसका संबंध दोस्तों बच्चों में नृत्य कला और संगीत के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना या इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है दोस्तों। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में कौन सा देश वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो यहां पर्यावरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहां आप प्रश्न का आंसर जो देखिए, पहला दिया गया इक्वेडोर, दूसरा दिया गया चिली, तीसरा दिया गया जापान, चौथा दिया गया अमेरिका। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा इक्वेडोर। अब इक्वेडोर ये कहां स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। साथ ही साथ यहां यह ध्यान रखना है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? तो क्यूटो इसकी राजधानी है। दोस्तों यहां से एक प्रश्न बना है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो आपका आंसर जो होता है बोलीविया की राजधानी जो है लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है पहली। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर दूसरी राजधानी कौन सी है? तो वो इक्वाडोर की राजधानी जो है दोस्तों क्यूटो है। साथ ही साथ दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसी नाते भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? इक्वाडोर। और अगर हम ये बात करें चिली के बारे में दोस्तों, तो इसकी राजधानी सेंटियागो है। और जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और अमेरिका के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े दोस्तों। देखिए यहां पुनः आपको स्टैटिक जीके के रूप में बार बार रिवीजन के लिए आपको रखा जाता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब हम कुछ समय में बार बार रिवीजन कर लेते हैं प्रश्नों को, तो वहां से गलती का चांस कम होता है। जैसे देखिए यहां पद्म पुरस्कारों के बारे में दिया गया है। तो 2021 में टोटल पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं दोस्तों, 128 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब इसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को? 7 लोगों को। और पद्म श्री कितने? 117 लोगों को। टोटल 128 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहां आप ये सारे प्रश्न जो हैं संख्या के आधार पे नहीं पूछे जाते, लेकिन एक आंकड़े के आधार पे अगर आप याद रखेंगे, नंबर के आधार पे याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा। अब अगर यहां देखें तो इन जो 4 हैं तो इनका नाम हमको ध्यान रखना चाहिए। पद्म विभूषण जो पाए हैं तो इसमें देखेंगे कि राधे श्याम खेमका पहला, प्रभा आंत्रे दूसरा, कल्याण सिंह, फिर 7 जनरल बिपिन रावत। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है, विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया था कि पद्म विभूषण सम्मान जो दिया गया उसमें कितने मृत्यु लोग थे, किन लोगों को मरणोपरांत के बाद पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। तो एक नजर यहां भी डाल लें
कि पद्म विभूषण जिनको भी 4 लोगों को दिया गया उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो मरणोपरांत पाए हैं। अब यहां आपको यह भी जान लेता है, कभी कभी पूछ भी लेता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग पद्म सम्मान में शामिल हुए थे या पद्म सम्मान से सम्मानित किए गए, तो उत्तर प्रदेश के 14 लोग। और अगर इन महिलाओं से जान ले, महिला कितनी महिलाओं को मिला है, तो महिलाओं में 34 महिलाओं को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। जबकि ओवरऑल कितने लोग मरणोपरांत पाए हैं, मरणोपरांत पाए हैं, तो मरणोपरांत पाने वाले 13 लोग हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और 2 ऐसे हैं जो विदेशी, जिनको कहा जा रहा है भारतीय मूल के नागरिक हैं, एक सुंदर पिचोई है और दूसरे सत्या नडेला हैं। इनको भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारतीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत का कितना योगदान जारी किया। यहां देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला दिया गया है $65,812, दूसरा $72,125, तीसरा $90,650, चौथा दिया गया $50,182। यहां जो सही ऑप्शन आपका है विकल्प नंबर बी होगा, $72,125। देखिए यहां कहा जा रहा है कि भारतीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन का मतलब जितने एथलीट या खिलाड़ी जो हैं जो डोपिंग का उपयोग करते हैं, उत्तेजना वर्धक दवाओं का उपयोग करते हैं, उन दवाओं को रोकने के लिए यूनेस्को के कोष में भारत ने योगदान जारी किया है। वो योगदान राशि कितनी है? $72,125 है। अब यहीं अगर हम यूनेस्को से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ, 16 नवंबर 1945 को हुआ। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस में है और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस को सुरा और सुंदरियों का नगर कहा जाता है। साथ ही साथ अगर इसके प्रमुख के बारे में देखें तो आंद्रे अजोले जी इसके प्रमुख हैं। हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें दोस्तों, भारत में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची की कितने स्थल हैं, तो स्थल जो टोटल है दोस्तों ये 40 स्थल हैं। यहां रिसेंटली में जो मिले हैं उनको ध्यान रखना है हमको। तो 39वां जो था वो आपका रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, ये 39वां है। जबकि 40वां जो है वो धौलावीरा है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगर यही बात कर ले अमूर्त स्थल के रूप में कितने हैं, तो 14 अमूर्त स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। और 14वां कौन सा है, तो दुर्गा पूजा कलकत्ता का दुर्गा पूजा जो है ये अमूर्त विरासत के रूप में 14वां स्थल है। अगर यही हम बात कर ले अन्य के रूप में दोस्तों, रामसर स्थल भारत में कितने हैं, तो टोटल 49 रामसर स्थल हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना को मार्च 2023 तक विस्तारित कर दिया गया? दोस्तों यहां देखिए योजनाओं से भी आपके प्रश्न बनते चले आ रहे हैं, तो यहां से इस प्रश्न का वेटेज अधिक है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश हमेशा करिए। निराश होना अलग बात है, और अगर आप निराश हो गए परीक्षाओं को लेकर तो आप सफल नहीं हो सकते। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच को डेवलप करिए। आप कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए और यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। कहने दीजिए, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आइए देखें इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा अटल पेंशन योजना, तीसरा स्टैंड अप इंडिया योजना, चौथा दिया गया अटल इनोवेशन मिशन। तो यहां जो सही ऑप्शन आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा। यहां से दोस्तों प्रश्न जो बने हैं विगत वर्षों में
कब चालू हुआ था योजना, वर्ष से पूछा गया है। तो यही हम देख लें, जैसा प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में प्रारंभ हुआ था, और अटल पेंशन योजना ये 2015 में प्रारंभ हुआ था। स्टैंड अप योजना 2016 में स्टार्ट हुआ था, जबकि अटल इनोवेशन योजना 2015 में हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये 2015 में प्रारंभ किया गया था और इसी को विस्तारित करने की बात की गई है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आपके पुस्तकें लिखी गई हैं, इतिहास विषय से संबंधित है, तो यहाँ आपको जानना जरूरी हो जाता है। बार बार यहाँ से नाम पूछा गया है। इसके लेखक कौन है? जैसे सोम प्रकाश, इसके लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। अगर अनहैप्पी इंडिया की बात करें, लाला लाजपत राय का। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का। और अगर सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी के बारे में बात करें तो इन पुस्तकों के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक आध बार रिकॉल कर लीजिएगा। एक से अधिक बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो ये प्रश्न आपके बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे। हाल ही में विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB किस राज्य के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को 7,500 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है? यहां बात हो रही है कि विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किस राज्य को 7,500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अब यहां देखें, पहला दिया गया पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा दिया गया केरल। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा यह होगा गुजरात। तो अब यहां हम देखें कि गुजरात में विश्व बैंक प्लस AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 7,500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। और किस लिए दिया गया? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के अंतर्गत। अगर हम यही गुजरात से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा कर लें तो देखें, गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में। वंसदा नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात में। साथ ही साथ उकाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? वह गुजरात से है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां स्थित है? क्रिकेट स्टेडियम, तो वो मोटेरा, जिसका नाम परिवर्तित कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, वो कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। साथ ही साथ आप ध्यान ये रखें कि गुजरात से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों का गठन जो है 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। अब यही हम देखें पंजाब के बारे में दोस्तों, तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उन नदियों का नाम याद रखना है, व्यास, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। इन नदियों के होने के कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत निम्नलिखित में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है?
पहला दिया गया है संभल और जौनपुर, दूसरा कौशाम्बी और अयोध्या, तीसरा संभल और महाराजगंज और चौथा दिया गया है जौनपुर और झांसी। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, संभल और महाराजगंज। भारत का सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अब यही उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। साथ ही साथ अगर हम प्रथम महिला के रूप में देख लें, प्रथम महिला के रूप में देख लें तो सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में थी। और अगर पहली महिला राज्यपाल के रूप में देखें तो सरोजिनी नायडू, राज्यपाल के रूप में देखें तो सरोजिनी नायडू। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, यहां और भी महत्वपूर्ण कुछ सम्मान दिया गया है। जैसे 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो रामदरस मिश्रा। इनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से। और 30वां किसे दिया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। और इनकी संरचना थी सनातन। व्यास सम्मान 30वां किसे दिया गया था? तो शरद पगारे जी को दिया गया था। 31वां किसे दिया गया है? असगर वजाहत को दिया गया। अगर ज्ञानपीठ 56वां किसे दिया गया है? तो 56वां नीलमणि फूकन को दिया गया। जबकि 57वां पूछा जाए तो दामोदर माउजो को दिया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यहां देखिए, पहला विकल्प 15.7, दूसरा 9.2, तीसरा 7.5 और चौथा जो विकल्प ये गलत हो गया है 5.7% होना चाहिए। तो 5.7 चौथा विकल्प जो है ये 5.7 और यही इसका सही उत्तर भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले के मुकाबले पहले इसका अनुमान इन्होंने 4.5% लगाया था। भारतीय मुद्रास्फीति के विकास की दर जो थी वो भारतीय रिजर्व बैंक ने 4.5 का लगाया था, लेकिन अब इसको 5.7 इन्होंने अनुमान रखा है। साथ ही साथ यहां और भी डाटा दिया गया, जैसे 7.5 का अनुमान किसने लगाया है? तो हाल फिलहाल के दिनों में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार की स्थिति पर 7.5% का विस्तार क्या अनुमान लगाया गया है, जबकि 9.2 का विस्तार का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 9.2 के विस्तार का अनुमान लगाया गया था। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का जियोफेन 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यहां पहला दिया गया है फिलीपींस, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा दिया गया इटली। तो यहां जो सही आपका विकल्प होगा दोस्तों, आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, चीन के द्वारा जियोफेन 3 का सफल परीक्षण किया गया है। अब यही हम बात कर ले चीन से संबंधित, तो ये एशिया महाद्वीप का देश है। साथ ही साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो वो चीन में है और दूसरा स्थान जो है वो भारत का है। और साथ ही साथ मंगोलिया का पठार पूछा भी गया है। मंगोलिया का पठार कहां स्थित है?
तो चीन और मंगोलिया के मध्य है। चीन और मंगोलिया के मध्य है और चीन के उत्तरी हिस्से पर आपसे पूछा भी जाता है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसी तरह से बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। साथ ही साथ बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आइए इसी क्रम में लास्ट देख लें और देखिए यहां भी पुरस्कार सम्मान से कुछ महत्वपूर्ण डाटा लिखा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले और साहित्य अकादमी उर्दू के लिए चंद्रभान ख्याल और रामानुज पुरस्कार डॉक्टर नीना गुप्ता और बोल्टमैन मेडल पहले भारतीय हैं जिनको मिला है दीपक धर। ये सारे जो डाटा दिए गए हैं आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी है। इन सारे डाटाओं को आप बार बार समराइज करते रहिए, यकीन मानिए आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।